जो है वह बाद में होता है, लेकिन पहले गुदा का विकास हो जाता है। इस आधार पे हम जंतुओं को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया और दूसरे को होता है ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में मुख का विकास पहले होता है और ड्यूटरोस्टोमिया में मुख का विकास बाद में होता है। दोनों ही स्थिति में जो विकास होना होता है या जो परिवर्धन की अवस्था है गैस्ट्रुला, उस गैस्ट्रुला में एक कैविटी बनती है। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। एक छिद्र बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, और उसके दोनों तरफ जो है मेसोडर्मल सेल्स इकट्ठी हो जाती है। इस ब्लास्टोपोर द्वारा प्रोटोस्टोम्स में मुख का निर्माण होता है और ड्यूटरोस्टोम्स में जो है वह गुदा का निर्माण होता है पहले, और उसके पश्चात जो है वो दूसरे एंड पे मुख का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये जो निर्माण जो होता है वो मेसोडर्म के द्वारा किया जाता है। अगर हम कॉर्डेट डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम वहाँ उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ या उनकी संख्या, उनकी इकोलॉजी और उनके साइज़ के बारे में बात करेंगे। पहले अगर हम संख्यात्मक रूप से दुनिया में देखें कि कॉर्डेट का वितरण कैसा है या उनकी संख्या कैसी है, तो या उसके किस किस क्लास में, किस किस सब फाइलम में उनको कितने कितने जंतु पाए जाते हैं, तो उसकी बात पहले कर लेते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ पहली स्लाइड में कि दुनिया में लगभग 49,000 के आसपास कॉर्डेट स्पीशीज पाई जाती है। इसके बनिस्बत अगर मैं इसकी तुलना नॉन कॉर्डेट से करूं तो नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले जंतुओं की स्पीशीज़ की संख्या जो है कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इससे। लोअर कॉर्डेट्स जो हैं जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा जो आते हैं, वो मिला के करीब 2,500 स्पीशीज़ पाई जाती है, और शेष बची हुई सब फाइलम, शेष बची हुई 46,500 स्पीशीज़ जो है वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर सम्मिलित की गई। वर्टिब्रेटा में हमने 5 क्लासेस बनाई हैं जिसको हम फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल अर्थात मीन वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में विभक्त किया है। उसमें से सबसे अधिक संख्या जो है वह मछलियों की है, करीब 25,000 जो है वो मछलियों की स्पीशीज़ पाई जाती है, और उसके पश्चात पक्षियों की संख्या 9,000, तत्पश्चात रेप्टाइल्स की संख्या 6,000, फिर मैमल्स 4,500 और एम्फीबियन की संख्या जो है सबसे कम 2,500 पाई जाती है। तो इस तरीके से इनकी कुल 49,000 स्पीशीज़ पाई जाती है। आकार की बात करें तो सारे कॉर्डेट्स जो हैं उनका आकार जो है वह मध्यम से लेके बड़े आकार तक होता है। सामान्यतः कॉर्डेट्स का आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होता है जैसा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। आज तक कोई भी ऐसा कॉर्डेट नहीं है जो कि माइक्रोस्कोपिक हो। सारे कॉर्डेट जो है उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। उनका आकार बहुत छोटा नहीं है। वर्टिब्रेट्स की स्पेशली बात करूं तो वर्टिब्रेट्स का आकार बहुत छोटा नहीं होता। एक चीज़ और इनके साथ कही जाती है कि इनका जो बायोमास का कंट्रीब्यूशन है दुनिया में या पृथ्वी पर, वह डिसप्रपोर्शनेट है, अर्थात असमानुपातिक है। असमानुपातिक से तात्पर्य क्या हुआ कि इनकी स्पीशीज़ की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन स्पीशीज़ की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला जैव भार जो है या बायोमास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, या ऐसा होने की संभावना किस कारण से? ऐसा होने की संभावना इनके आकार में ही है या इनकी संख्या में है। संख्या अर्थात पॉपुलेशन, नॉट द नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर आकार की बात करता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि इनका आकार जो है मध्यम से लेके बड़ा होता है। और आकार का अगर हम उदाहरण देखें कि बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल के आकार की अगर मैं बात करूं तो वो करीब 35 मीटर लंबी और 120 टन की हो सकती है। 35 मीटर से तात्पर्य क्या हुआ, करीब 100 फीट के आसपास, और 120 टन अर्थात 4 भरे हुए ट्रकों के वजन के बराबर। तो 4 ट्रक के बराबर उसका वजन हो सकता है। जबकि सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा जो जीव है वह पापुआ न्यू गिनी में पाया जाने वाला एक प्रकार का मेंढक है जिसकी की लंबाई 7.7 मिलीमीटर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर से भी कम, अर्थात 1 सेंटीमीटर का लगभग 77%। इतना छोटा भी हो सकता है। इससे पहले इंडोनेशिया में एक मछली पाई जाती थी जिसको हम कहते हैं पीडियोसाइप्रिस। उस पीडियोसाइप्रिस का आकार जो है वो करीब 7.9 mm था, वो पाई जाती थी, उसका आकार था। तो इनके आकार में इतनी विभिन्नता है, लेकिन अधिकतम जो कॉर्डेट्स हैं वो मध्यम आकार के पाए जा रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ चारों तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो सबका आकार जो है एक मध्यम आकार का सा होगा। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी अर्थात उनका हैबिटेट जो है वो कैसा है,
तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, अर्थात पृथ्वी पर लगभग हर जगह वह उपस्थित है। हर जगह उपस्थित होने से तात्पर्य क्या हुआ? वह नभ में, थल में, जल में, सभी जगह उपस्थित है और सबका जो आकार है, सबका जो निवास स्थान है वह उन्होंने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया। अलग अलग तरीके से रहना सीख लिया उन्होंने, उनकी हैबिट्स जो है उस आधार पे हो गई, जिस तरीके का उनका हैबिट है तो उसके कारण जो है उनको हम कहते हैं कि दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। अब मैं बात करूंगा कि जो ड्यूटरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कॉर्डेट्स का विकास जो है वो ड्यूटरोस्टोम से हुआ है, या ड्यूटरोस्टोम को हमने कहा था कि माउथ लेटर, अर्थात जिनके मुख का विकास बाद में होता है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि देर आर सर्टेन एनिमल्स जिनके कि मुख का विकास पहले होता है, और जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें से अधिकतर या काफ़ी जंतुओं में जो है वो प्रोटोस्टोम्स पाए जाते हैं, वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। और दोनों में क्या अंतर होता है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम सिर्फ कॉर्डेटा में पाए जाने वाले विशेष और सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। जितने भी प्रोटोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो विदलन पाया जाता है, निषेचन के पश्चात जो विदलन की प्रक्रिया होती है वह स्पाइरल होती है प्रोटोस्टोम्स में, अर्थात सर्पिल विदलन पाया जाता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम्स की बात करता हूँ तो उसमें सारा जो विदलन है वह चक्रीय पाया जाता है। एम्ब्रियो की बात करता हूँ या विदलन की एम्ब्रियो की बात करता हूँ तो उनमें मोज़ेक एम्ब्रियो पाया जाता है और दूसरे में रेगुलेटिव एम्ब्रियो पाया जाता है। अर्थात जितने भी ड्यूटरोस्टोम्स हैं उसके अंदर जो है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है और प्रोटोस्टोम्स में डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। जैसा पहले कहा और दोबारा दोहरा रहा हूँ कि प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर के द्वारा मुख का निर्माण होता है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर द्वारा एनस या गुदा का निर्माण होता है। फिर सीलोम की बात, जैसा मैंने कहा कि सीलोम जो है वह जंतुओं में पाए जाने वाली देह गुहा जो होती है उसको सीलोम कहते हैं। मैंने कहा था कि सीलोम दो प्रकार की होती है, एक कूट देह गुहा और एक ट्रू सीलोम। सूडोसीलोम जो है वह मीजोडर्म से आस्तरित नहीं होती, जबकि सीलोम जो है या ट्रू सीलोम जो है दैट इज लाइन बाय द मीजोडर्म, अर्थात उसके ऊपर मीजोडर्म का आवरण पाया जाता है। ट्रू सीलोम्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, या दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं शाइजोसील और दूसरे को हम कहते हैं एंट्रोसील। शाइजोसील और एंट्रोसील में जो अंतर है वह उनके निर्माण में है, कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उसके आधार पर उसको हमने उसको शाइजोसीलस और एंट्रोसीलस कहा है। शाइजोसीलस से तात्पर्य हुआ कि उस देह गुहा का निर्माण जिसमें कि देह गुहा का निर्माण मीजोडर्म के फटने के कारण होता है, अर्थात ऐसी देह गुहा जिसमें मीजोडर्म फट के देह गुहा का निर्माण करती है, और अगर अंग्रेजी में कहूँ तो हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। तो शाइजोसील का निर्माण जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म के द्वारा होता है, जबकि एंट्रोसील का निर्माण जो होता है दैट इज बाय द पाउचेस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पाउचेस, और लॉन्जिट्यूडनल पाउचेस के निर्माण के कारण जो है वो सीलोम का निर्माण होता है। तो यह एक अंतर जो है वो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स को सबसे ज़्यादा विभक्त करता है। यहाँ तक हम बात कर रहे थे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर समानताओं और विभिन्नताओं की। अब इसके बाद जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स हैं या जितना भी हम बात करेंगे वो सारी बात करेंगे कि कॉर्डेट्स के विशिष्ट लक्षण क्या हैं या उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसी की बात करेंगे।